हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टू नॉट डाई मानवा के एक और न्यू एपिसोड में। पिछली वीडियोस में हमने देखा अब आगे दाजुन की पूरी गैंग के अंदर आ चुकी है और वो लोग एक लॉज जैसी जगह में रुकते हैं। युंडोंग और इस बंदे को तो अलग ही लेवल के मजे आ जाते हैं, बोले तो परमानंद। बट उनका लीडर दाजुन ही परेशान होता है। ग्योम उसे सजेशन देता है कि देखो भाई, एक काम करते हैं, हम इधर मुफ्त में नहीं रह रहे, रेंट पे करना पड़ता है, तो सुबह होते ही अपन लोग पार्ट टाइम की तिहाड़ी करने निकल जाया करेंगे। बट दाजुन को उस बात का टेंशन नहीं होता। उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर ग्योम ये समझ जाता है कि उसे अपनी पुरानी फैमिली की याद आ रही है। हम देखते हैं कि इंचियोन पोर्ट से जैसे उन लोगों ने टेक को रेस्क्यू किया था, तब दाजुन ने उन दोनों से कहा था कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ यहीं पर रुक सकते हो, हम वापस से हांगिल भाई की फैमिली की तरह रहेंगे। तब टेक ने उसे कहा था कि हाँ, मैं भी रहना चाहता हूँ, लेकिन वो पिछली यादें उल्टा उन्हीं को तकलीफ देगी, तो अच्छा यही होगा कि वो लोग एक दूसरे से दूर रहे। दाजुन को अभी उन दोनों की फिक्र होती है, क्योंकि अब वो उनकी हेल्प करने के लिए वापस उस जगह पर जा भी नहीं सकता। ग्योम अपनी जगह पर उठते हुए कहता है कि वो लोग ठीक होंगे यार, उतना मत सोच उनके बारे में, अब हम सभी थक गए हैं तो थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि दाजुन उस मोटेल की छत पे खड़ा है और इन्हीं ख्यालों में खोया है कि अब आगे आखिर हम लोग क्या करेंगे। मेरी बात मानकर सब लोग यहाँ पे आ तो गए हैं और मैंने ये डिसीजन इतनी जल्दी इसीलिए लिया ताकि मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। हम अभी एक अनजान जगह पर है और यहीं से नया रास्ता बनाते हुए हमें अपनी मंजिल तक पहुँचना है। वो ये सोच ही रहा था, तभी उसे अचानक से नीचे वाले फ्लोर से हुदाई की आवाज आती है और वो भी काफी तेज। वो कंफ्यूज हो जाता है कि गैप्योंग के मरने के बाद कहीं यहाँ पे इसाकाई तो नहीं हो गए। ये आवाज से तंग आकर वो नीचे जाने लगता है एंड लॉबी में पहुंचते ही एक लड़की काफी तेजी से आकर उसे चिपट जाती है। उस लड़की की पूरी बॉडी पर काफी सारी चोटें लगी होती है और वो दाजुन से रोते हुए हेल्प मांगती है। तभी पीछे से एक हाथ आकर उसके सर को जकड़ लेता है, जो होता है ये लक्स कोजी वाले अंकल का। और वो अंकल इस बंदी को गाली देते हुए कहते हैं कि साली, तूने जो शुरू किया था वो खत्म तो करके जा। तूने मुझसे इस काम के पैसे लिए है कुतिया, और बिना मुझे मजे दिए तू जा कैसे सकती है। मतलब हाँ, दाजुन ने जो टेरेस पे आवाजें सुनी थी ना, वो इन्हीं के रंगारंग कार्यक्रम की थी, लेकिन ये बंदी काम अधूरा छोड़कर भाग रही थी, तो इसी वजह से अंकल उस पर हाथ उठाने वाला था कि साले, इस मिस्टर किम को लौंडिया हैंडल करना नहीं आता क्या। तभी हम देखते हैं कि दाजुन ने अंकल का हाथ बीच में ही रोक लिया है। ओए लक्स कोजी, मेरा परिवार साइड के रूम में सो रहा है और तेरी आवाज से उनको तकलीफ होगी। अबे साले कमीने, तू कौन है, चल मेरा हाथ छोड़। लेकिन अगले ही सेकंड दाजुन अपनी ग्रिप को इतना टाइट कर देता है कि अंकल सीधा ब्लोजॉब पोजीशन पे आ जाते हैं। अंकल भी लाइक, नहीं नहीं, इतना भयानक लक नहीं चाहिए मेरे को। दाजुन उसे गुस्से में कहता है कि क्या तू चाहता है कि मैं तेरे साथ कुछ ऐसा करूं कि तू अपना ये हाथ कभी इस्तेमाल भी ना कर पाए। बस इतना सुन के वो वहाँ से डर के मारे भग लेता है। वो लड़की दाजुन को थैंक्स कह रही होती है, बट वो उसे कहता है कि क्या तुम एक माइनर हो, तब तो तुमने अपने लिए ये काफी घटिया काम चुन लिया है। ये कह के वो वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी पीछे से वो कहती है कि मैं चाहकर भी इसे नहीं छोड़ सकती। और मैं ये सोच के परेशान हूँ कि अगर छोड़ना ही नहीं था तो वो लक्स कोजी वाले से भागी क्यों। वो रोते हुए दाजुन को कहती है कि वो ये घटिया काम छोड़ना तो चाहती है, लेकिन भागकर कहीं पे जा भी नहीं सकती। अगले सीन में हमें वो सुनसान नेबरहुड दिखाया जाता है और वहाँ से वो लक्स कोजी वाले अंकल फोन पे मिस्टर किम को गलियाते हुए निकल रहे होते हैं। आखिर साले तुम लोग कैसा माल रखते हो बे, वो भड़वी तो वहाँ पर किसी और ही बंदे के साथ थी, मेरा पैसा खा गए तुम लोग। वेल, हमें दिखाए जाते हैं मिस्टर किम, जो उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो दद्दा, हम तुम्हारे को नया आइटम दे देंगे, क्योंकि भाई के पास तो पूरा का पूरा बुफे होता है। वो गुस्से में गाड़ी से उतरता है और हमें उसका हुलिया और शक्ल दिखाई जाती है। एंड हाँ, ये चीता ब्रांड वाला वही बंदा है जो हमने शिनचैन में देखा था। बड़ा हो गया यार। अगले सीन में हम दाजुन को देखते हैं उसी सेम लड़की के साथ। वो उसको खाना खिलाने लाया है और उसे भुक्खोड़े की तरह खाते हुए देखकर दाजुन ये समझ जाता है कि वो काफी दिन से भूखी है।
एंड देन वो रिवील करती है कि मुझे तो गैंग वालों को बेच दिया गया था। दाजुन ये जानकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो आगे अपनी कहानी बताती है कि उसका फादर घर पे उसे काफी ज्यादा पीटता था, शराब वगैरह भी पीता था और उसी के नशे में उसने रोकड़ा लेकर उसे बेच दिया और जिन लोगों को उसने बेचा था वही गैंग वाले इस लड़की से ये सारा काम करवाते हैं। इवन उसके हाथ में हम ट्रैकिंग बैंड भी देखते हैं जिसके जरिए वो लोग इनकी मूवमेंट्स को भी ट्रैक करते हैं। मतलब इसने पहले भी भागने की कोशिश की थी लेकिन वो गैंग वाले उसे हमेशा ट्रैक करके पकड़ लेते थे। वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है और दाजुन से अगेन हेल्प मांगती है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी सिचुएशन काफी ज्यादा बद से बदतर है लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। ये सुन के वो और भी ज्यादा रोने लगती है। वेल दाजुन की आइडियोलॉजी यहाँ पर बिल्कुल साफ है। उसे अपनी गैंग बोले तो नई फैमिली के बारे में पहले सोचना है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर किम उस लड़की को ट्रैक करते हुए वहाँ पर पहुँच चुका है। वो उसकी गुद्दी पकड़ के उसे डांटने लगता है कि साली कहाँ पे भग गई थी तू, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नाम की कोई चीज पता भी है तेरे को? तो बस घर चल, आज तेरी मौत तय है। तभी मिस्टर किम की नजर पड़ती है दाजुन पर। ओए अगर तूने इसे छुआ है तो तुझे इसके पैसे देने पड़ेंगे। वो उसे धक्का मार के गिरा देता है और दाजुन के करीब जाके कहता है 1.5 लाख वॉन है एक सेशन के, क्या करना चाहेगा? चल अब ज्यादा बन मत, जवाब दे वरना मुक्का खा। दाजुन ने काफी इजीली मिस्टर किम के पंच को रोक लिया था। वो उस लड़की को कहता है तूने देखा ना, इसने मुझ पर वार किया तो मैं इसको फोड़ूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरी मदद कर रहा हूँ। एंड बस एक ही पंच के अंदर दाजुन मिस्टर किम को दूर उड़ा के फेंक देता है। वो खुद भी ये देख के शॉक हो जाती है कि साला ये क्या हो गया। एक सेशन के 1.5 लाख वॉन, काफी सस्ती डील है रे किसी की बचाने के लिए। मिस्टर किम वापस से अपनी जगह पर खड़ा हो रहा था और गुस्से में दाजुन को कहता है साले तू जानता भी है मैं कौन है? दाजुन भी लाइक मैं दल्लों से जान पहचान नहीं रखता। ये सुन के मिस्टर किम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अगेन दाजुन पर अटैक करने जाता है। दाजुन उसके दोनों अटैक से इजीली बच जाता है एंड दूसरे अटैक को डॉज करते हुए किम के पेट में एक जोरदार घुटना दे मारता है। उसे ये इतनी जोर की पड़ी होती है ना कि वो घबरा के बोलने लगता है मेरी सांस जा रही है। लेकिन दाजुन ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा था और एक मुक्का मारते हुए वो कहता है अब तेरी बहू भी जाएगी। एंड बस इसके बाद एक आखिरी मुक्का जिसके साथ मिस्टर किम की छुट्टी हो गई होती है। दाजुन स्वैग में उसे ये कहते हुए निकल रहा होता है कि अब और 1.5 लाख वॉन कमाने हो ना तो वापस आ जाना एक और सेशन के लिए। यहाँ पर हुआ ये पूरा बवाल देखकर लड़की स्टिल शॉक होती है लेकिन अचानक से वो चिल्लाती है बिकॉज मिस्टर किम एक चेयर लेकर दाजुन को पीछे से मारने वाला था। ये अटैक दाजुन पर पड़ ही जाता लेकिन तभी वो अपना पैर घुमा के एक शॉन माइकल जैसी लात मारता है जिसके मैसिव इम्पैक्ट के चलते मिस्टर किम वहीं पे स्वाहा हो जाते हैं। वो लड़की उससे पूछती भी है कि आखिर तुमने इस बीस्ट को ठिकाने कैसे लगाया, तुम्हारा दिल से शुक्रिया। तो दाजुन अज्ञान उसे कहता है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था मैंने तेरी मदद नहीं की है। तो वो लड़की उससे माफी मांगते हुए उसे वार्निंग भी देती है बी केयरफुल क्योंकि ये लोग इस नेबरहुड के अंदर काफी ज्यादा डेंजरस माने जाते हैं। तुम भले ही अभी यहाँ से निकल लोगे लेकिन वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए तुम तक पहुंच ही जाएंगे और ये सब बस इसी वजह से होगा क्योंकि दाजुन ने बस इसको एक बार बचाया। अगले सीन में हम देखते हैं कि दाजुन ने स्टोर में से एक बैंडेज ली होती है जिसे वो उस लड़की को देता है और उसे ये कह के चला जाता है कि तू मेरी चिंता मत कर, तू अपना देख, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगले सीन में हमें इसी सेम नेबरहुड की एक टिपिकल बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसका नाम है वाईजे टावर, जिसके बाहर भी पौधे हैं और अंदर भी काफी सारे पौधे हैं और इस टावर को ओन करता है ये चश्मिश बंदा जो इन सारे पौधों का ख्याल रखता है। उसे जिन भी पत्तों की जरूरत नहीं होती और जो खराब होते हैं उनको वो काट देता है ताकि प्लांट और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगे। एंड अपनी यही निंजा टेक्निक वो अपने एक खास बंदे गैब्रियल को बता रहा होता है जो दिखने में मीशो का अक्षय कुमार है। वो यस बॉस बोल के उन्हें कहता है जैसा कि आपने कहा था मैंने सारी लकड़ियों को आज रात बाहर जाने से पहले इंस्पेक्शन के लिए तैयार कर लिया है। वो उन सारी लड़कियों की तरफ पलट के देखता है और कहता है कि चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। वेल इस बंदे का नाम होता है म्यूंग वांग ली लेकिन हम इसको उंगली भाई कहेंगे और यही इस प्रोस्टिट्यूशन के पूरे धंधे का किंगपिन है। वो जो मिस्टर किम को हमने देखा ना वो इसी के इशारों पर काम करता है। अभी उंगली भाई अपनी उंगलियों का जादू करते हुए एक लड़की को पास करता है क्योंकि वो परफेक्ट है लेकिन दूसरी वाली के बाल अचानक से काट देता है क्योंकि वो अच्छे नहीं लग रहे थे। तीसरी वाली थोड़ी सी चबी होती है तो उसके पेट में कैंची घुसेड़ते हुए उसे वार्निंग देता है कि 120 पाउंड घटाना होगा और अचानक से एक थप्पड़ मार के उसे कहता है आज से तेरा दाना पानी बंद। सुनो रे, इसे तहखाने में डाल दो और पानी तक मत देना।
हम देखते हैं कि उंगली भाई का एक दूसरा गार्ड आकर उस लड़की को घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है। तभी वो चिल्ला के उन सबसे कहता है, अगर तुम खूबसूरत नहीं हो तो तुम किसी काम की नहीं हो। एंड देन उसकी नजर पड़ती है उसी लड़की पर जिसको दाजुन ने लास्ट नाइट बचाया था। वो उसकी बॉडी पर पड़े सारे स्क्रैचेस को नोटिस कर लेता है। तभी गैब्रियल अक्की उंगली भाई को बताता है कि बॉस कल रात ये किसी और के साथ भगली थी और अपना काम भी अधूरा छोड़ा था, लेकिन हमारे लोगों ने उसके ट्रैकिंग ब्रेसलेट के जरिए उसे धर दबोचा। ये जानकर उंगली भाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एक ही सेकंड में उसके पेट में लात दे मारते हैं। एंड उसकी कुटाई करते हुए कहता है कि क्या तू साली जानती नहीं है, हमारे धंधे के अंदर भरोसा ही सब कुछ होता है। वो गुस्से में उसके साथ कुछ करने ही वाला था, तभी गैब्रियल पीछे से कहता है, बॉस हमारे पास उससे भी बड़ी दिक्कत आ गई है। जब पिछली रात हमारे लोगों ने इस लड़की को ढूंढा तब उन लोगों ने स्ट्रीट पे मिस्टर किम को पाया जिनकी कोई माँ बहन कर गया था। उंगली भाई पूछते हैं, अब साला ये कौन है? तो गैब्रियल ये रिवील करता है कि चिंता मत कीजिए, हमने पहले ही किसी को उनके पीछे लगा दिया है। यानी कि दाजुन की गैंग के नए दुश्मन बन चुके हैं जो करंटली उन पर नजर रखे हुए हैं। अब ये मत पूछना कि दाजुन अपने गैंग वालों के साथ यहाँ पे घूम क्यों रहा है, तो वो घूम नहीं रहा, वो लोग किसी जॉब की तलाश कर रहे हैं। उस मोटेल का रेंट भी तो पे करना है जहाँ वो लोग रहते हैं। इधर उंगली भाई की सुलग चुकी होती है कि मेरे घर में घुस के मेरे माल को छेड़ा कैसे, वो साले कीड़े मेरा धंधा खा जाएंगे। जिस पर गैब्रियल पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। उन सारे कीड़ों को दवाई से खत्म कर दो। एंड अगले ही सीन में हम देखते हैं दाजुन की उस मोटेल का सीन जिसके बाहर उंगली भाई की मुट्ठी भर बंदे आ चुके थे। वो रॉड्स और पाइपें लेकर अंदर जाते हैं और रिसेप्शन पर अम्मा से पूछते हैं, रूम नंबर बताती है या तेरा मॉटल मिट्टी में मिला दे। इधर दाजुन की गैंग के बंदे मस्त सो रहे थे, इवन दाजुन भाई खुद भी आराम कर रहे थे और उंगली भाई के सारे बंदे दाजुन गैंग के रूम की तरफ बढ़ रहे थे। ये बंदा तो बोलता भी है कि चलो उन सालों को सबक सिखाते हैं कि आखिर हमसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। तभी उसकी नाक पे एक खतरनाक अटैक पड़ता है और विमल की पिचकारी उड़ाता हुआ वो बाकी के बंदों पर गिरता है। हम देखते हैं कि रूम में युंडोंग की नींद खुल चुकी है और वो नोटिस करता है कि दाजुन भाई उसके बाजू में नहीं सो रहे क्योंकि वो उंगली भाई के बंदों के सामने अकेले खड़े थे। और भाई उसके डोले देखो यार, रात को इतना मसल अप कैसे होता है। दाजुन का ऑरा फील करके इन सब की वहीं पे फट गई थी। इससे पहले कि वो लोग जाग जाए मुझे तुम लोगों को चैन की नींद सुलाना होगा। अगले सीन में हम एक शेर को खरगोश का शिकार करते हुए देखते हैं। एंड इधर मोटेल की स्टेयर्स पर कुछ वैसा ही माहौल बना हुआ था। दाजुन शेर था और ये सारे खरगोश। इन लोगों को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके सामने खड़ा बंदा बस एक टीनेजर है। वो जैसे तैसे उसका सामना करने के लिए तैयार होते हैं। तभी दाजुन एक छलांग के साथ उन पर टूट पड़ता है। वो सबसे आगे वाले बंदे के मुंह पर लात मारता है और नीचे लैंड करते हुए दूसरे वाले के मुंह पे मुक्का। फिर सामने से आ रहे तीनों बंदों के अटैक से बचते हुए वो बालकनी की रेलिंग का सपोर्ट लेता है एंड उसी को ग्रैब करते हुए उछल के उन तीनों बंदों के मुंह पर एक साथ लात बजा देता है। इसी के साथ दाजुन भाई ऑलमोस्ट सबको पेल चुके थे, बस एक ही बंदा उनके सामने बचा था एंड उसके हाथ में एक नाइफ था। वो डेस्परेशन के मारे दाजुन पर मल्टीपल अटैक्स करता है जिनसे बचता हुआ दाजुन सडनली उसके मूवमेंट को टाइम करके उसके हाथ को ही ग्रैब कर लेता है एंड उसकी गुद्दी पर एक म्योथाई एल्बो स्ट्राइक दे मारता है। इन सभी भड़वों को निपटाने के बाद दाजुन वापस सोने जा ही रहा था, तभी उस लास्ट वाले बंदे का फोन बजता है जिसको दाजुन देखकर पिक कर लेता है। सामने से आवाज आती है, क्या तुम लोगों ने वहाँ का काम निपटाया कि नहीं? बस वहाँ की साफ सफाई सही से करना। मतलब हाँ, फोन पर उंगली भाई थे और दाजुन उनको खुशखबरी देता है कि ये लोग साफ सफाई करते उससे पहले खुद ही साफ हो चुके हैं। वो समझ जाते हैं कि फोन पर जो बंदा अभी बात कर रहा है उसी ने सबको ठिकाने लगाया होगा। वो फोन पर दाजुन को एक जिद्दी कीड़ा बोलता है तो दाजुन उसे सिंपल भाषा में ये बता देता है कि अगर तेरे बंदे वापस आए तो मैं वापस से उनका वही हाल करूंगा जो अभी किया है। साले लौंडियों के दलाल, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। उसकी ये बात सुनकर उंगली भाई भी ये समझ गया था कि दाजुन ही वो बंदा है जो पिछली रात उस लड़की के साथ था। वो उसी लड़की को टॉर्चर करते हुए उसकी आवाज दाजुन को सुनाता है और उसे कहता है, अगर मेरी नजर किसी चीज पे पड़ जाती है तो मैं आखिर तक उसे कभी नहीं जाने देता। तो अब तेरे जैसा खटमल मेरी आंखों में बैठ चुका है बच्चे। बस बात इतनी सी है कि मेरे पास तुझसे कहीं ज्यादा खतरनाक लौंडों की सेना है। दाजुन फुल मोदी मोड में कहता है, तो हमारे पास क्या है बे? मैंने क्या ये गैंग दिवाली बनाने के लिए रखा है? बस एक बार मेरे हत्थे चढ़ गया ना तू, तो जब तक हम में से कोई एक खत्म नहीं हो जाता तब तक तुझे तो मैं नहीं छोड़ने वाला। उंगली भाई को इतनी गंदी धमकी आज तक किसी ने नहीं दी थी। वो गुस्से में दाजुन को कहता है, साले बदतमीज, बेहया, बेहुदा, बेकमीने। लेकिन तब तक दाजुन कॉल कट कर चुका था। उंगली भाई गैब्रियल को बुलाते हैं
और उसे ऑर्डर देते हैं कि अपने सारे बंदों को लेकर उस मोटल पे निकल और वहाँ पर जितने भी लोग मिले सबको खत्म कर दे। बट गैब्रियल के अंदर बुरी बुरी जाइमोन की आत्मा होती है, तो वो कहता है कि मेरे को पैसा कितना मिलेगा बॉस, 4 गुना ज्यादा दूंगा, बस मेरा काम पूरा कर। गैब्रियल फुल जोश में तैयार होता है। वो चलते हुए उस लड़की के पास आता है और फुल रिस्पेक्ट के साथ उसे उठाकर कहता है अपने घाव को फर्स्ट एड दो और अंदर चलो। बॉस, आपको महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, इससे अच्छा तो आप उनको एक झटके में मार के मुक्ति ही दे दो। व्हाट? साला 1 सेकंड के लिए मैं इसको अच्छा समझने लगा था। वो शांति से उस लड़की को रूम के अंदर ले जाता है। तब उंगली भाई का एक बॉडीगार्ड उनसे कहता है बॉस आखिर आप इसको इतना पैसा काहे को देते हो? तो रिप्लाई में वो कहते हैं कि तुम लोग भी असलियत नहीं जानते, वो फिलीपींस में काफी गहरे और घिनौने काम करता था। गैब्रियल का लेवल कोरिया के बाकी सारे गैंगस्टर से काफी ज्यादा अलग है। लोगों के टुकड़े टुकड़े करके मारना ये उसका रोजाना काम है। एंड हम देखते हैं कि गैब्रियल जिसको भी खत्म करता है ना, तो उसको क्रॉस दिखाकर एमन बोलता है, जैसे कि वो जीसस का कोई जल्लाद हो और बाकी सभी को मुक्ति दे रहा हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वॉकी टॉकी के जरिए अपने बंदों के साथ वॉकिंग टॉकिंग कर रहा होता है। हथियार के साथ तैयार हो जाओ, हम बस 10 मिनट में निकल रहे हैं क्योंकि परमपिता के लिए कुर्बानियां देनी है। एंड हम देखते हैं उन सारे मुस्टंडों को जो गैब्रियल के अंडर में आते हैं और सच में ये सारे उंगली भाई के बंदों से ज्यादा डेंजर लग रहे हैं। इधर दाजुन स्टिल मोटेल की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था और वेट कर रहा था कि कहीं उसे वार्निंग आएगी या फिर दूसरे बंदे आएंगे। तभी ऊपर से उसे पुकारता हुआ ग्योम्बैक आता है एंड कई सारे बंदों को बिछा हुआ देखकर वो समझ गया था कि आखिर दाजुन का यहाँ पर क्या लफड़ा हुआ है। बस वो सवाल करता है कि दाजुन तेरे हाथ में ये फोन किसका है? सीन शिफ्ट होने के साथ हम देखते हैं कि गैब्रियल अपने आप से ही बातें कर रहा था। मेरे परमपिता जो जन्नत के निर्माता है, शायद उन्होंने इन जवान बच्चों को नरक जैसी इस दुनिया में नकार दिया है, लेकिन मैं उनको मुक्ति दूंगा। मेरी प्रार्थना है आपसे कि उनके बलिदान की मुक्ति को स्वीकार करे। एमन इनटू द होली लैंड टू बी विथ यू। एंड इसी ऑरा फार्मिंग वाली स्पीच के साथ वो अपने काम पे निकल पड़ता है और नीचे पहुंचकर बोलता है चलो साथियों। बट देन ही रियलाइज के साथ निभाना साथिया तो होने ही नहीं वाला। कोई पहले ही उसके अड्डे में घुस के उसके सारे बंदों को बिछा चुका है। वो उनसे जाके पूछता भी है कि आखिर अचानक से ये सब क्या हो गया। सडनली उसे ये भी रियलाइज हो जाता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है और वो कहता है एक और बचा है। और काफी स्पीड में धम दाजुन ने उसको एक जोरदार मुक्का मारा था, जिसको सरप्राइजिंगली गैब्रियल ने ब्लॉक भी कर लिया था। बट उस मुक्के में उतनी पावर थी कि वो उछलते हुए दूर निकल गया। इंतजार करके पक चुका था, सोचा यहीं आ जाऊं। अच्छा तो तू वही बच्चा है जिसने बॉस को कॉल किया था। तुझे ये जानकर काफी ज्यादा खुशी होगी लौंडे कि आज तुझे दुनिया से मुक्ति मिलने वाली है। दाजुन भी लाइक क्या इतनी दूर तक आने के बाद ये घटिया चीज मिलेगी, वो भी मीशो के सस्ते अक्षय कुमार के हाथों। गैब्रियल उसकी तरफ चार्ज होते हुए कहता है मैं तुझे परमपिता के पास पहुंचाएगा। दाजुन पीछे हटता हुआ उसके अटैक से बच जाता है और उसे एक किक मारता है, जिसको गैब्रियल इजीली ब्लॉक कर देता है। तो तुझे फाइट करना आता है, लेकिन इतना काफी नहीं होगा बच्चे। पर तभी दाजुन ने उसके पेट में एक साथ 5-6 मुक्के बजा दिए थे। गैब्रियल खुद हैरान था कि आखिर इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे है। लेकिन इसी बीच दाजुन अगेन उसकी तरफ आता है और बस एक ही मुक्के में उसे भी मिस्टर किम की तरह दूर उड़ा देता है। वैसे दाजुन के इस मूव का नाम इस मानवा में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन अब से हम इसको एक पावर पंच कहेंगे। लेकिन गैब्रियल को पावर पंच मारने के बाद दाजुन को ये रियलाइज होता है कि उसके फोरआर्म पे गैब्रियल ने उसी दौरान एक बड़ा कट लगा दिया है। इससे पहले कि तुझे परमपिता के पास भेजूं, मैं तेरे खून के हर एक कतरे को बहाकर वो रस्म पूरी करूंगा। तेरे पास पूरा मौका है, अपने सारे हथकंडे इस्तेमाल कर लेना। गैब्रियल को लगता है कि उसके सामने खड़ा दाजुन एवे ही डिंगे हाँक रहा है, तो वो उसे चैलेंज करता है कि तू अपनी डेस्टिनी से नहीं भाग सकता। मैं खुद परमपिता का एक जल्लाद हूँ जो आज तुझे मुक्ति देगा। यहाँ पर हमें गैब्रियल का पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें काला सूरज, काले बादल और बंजर जमीन है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और नन्ना गैब्रियल ऐसे लिविंग हेल में अकेला है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे बेच चुके हैं एंड भाई के हाथ में बस एक वुडन क्रॉस है। उसको खरीदने वाला मालिक रोज उसकी पिटाई करता था, पर तब भी गैब्रियल को अपने परमपिता पर पूरा भरोसा था।
हम देखते हैं कि उसका वुडन क्रॉस थोड़ा सा टूट कर पैना हो गया था, जिसे देखकर वो समझ गया था कि ऊपर वाले का ही एक इशारा है। तो गैब्रियल ने उस क्रॉस के नुकीले हिस्से को ही अपने जुल्मी मालिक की छाती में ही गाड़ दिया और तब से उसने अपनी इमेजिनरी आइडियोलॉजी बना दी कि मैं परमपिता गॉड का जल्लाद है, मैंने अनगिनत लोगों की कुर्बानियां दी है और आज मुझसे मिलकर तुम्हारे जीवन का भी उद्धार हो जाएगा और फिर तुझे मिलेगी परम शांति। उसका नाइफ अटैक इतना ज्यादा तेज था कि दाजुन भी उससे बाल बाल बचा था। वो काफी तेजी से अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहा था, लेकिन इस बार गैब्रियल की स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इवन उसने 3-4 अटैक सक्सेसफुली दाजुन पर कर दिए थे। दाजुन ये समझ गया था कि अब कुछ भी करके उसे अपना गार्ड डाउन नहीं करना है। सो गैब्रियल के हर एक अटैक से पीछे हटता जा रहा था एंड सडनली उसका पैर एक बंदे की बॉडी में अटक जाता है तो वो नीचे गिर जाता है और गैब्रियल तैयार होता है अपने फाइनल अटैक के लिए। वो काफी स्पीड में अपने उस अटैक को परफॉर्म कर चुका था, बट देन हम देखते हैं कि दाजुन एक रबर बेल्ट से उसके अटैक को बीच में ही रोक दिया था। उसे थोड़ी सी तो दिक्कत आ रही थी, लेकिन इतना काफी था। वो एक ही झटके में गैब्रियल को लात मार के दूर उड़ा देता है। अब ये मत सोचना कि दाजुन के पास वो बेल्ट कहाँ से आई। वो जिस बंदे पे गिरा था ना, उसने उसी की निकाल ली एंड अब वो उसी बेल्ट को एक वेपन की तरह यूज करेगा। लेकिन गैब्रियल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगेन दाजुन पर अटैक करने आता है तो दाजुन उसके हाथ पर ही उस बेल्ट की विप मारकर उसे साइड कर देता है और उसकी काफी क्लोज जाकर उस बेल्ट को काफी जोर से घुमाता है। गैब्रियल पहले उसके अटैक को कैलकुलेट करके ब्लॉक कर चुका था, बट तभी उस बेल्ट का बकल पीछे से घूमता हुआ आकर सीधा उसकी आंख पर लगता है। सो दाजुन पहले से यही करना चाहता था, इसीलिए वो गैब्रियल के इतनी क्लोज जाकर अटैक किया था। गैब्रियल की एक आंख चौंधिया चुकी थी, उसका राइट वाली आई का विजन पूरा ब्लॉक हो चुका था। इसी का फायदा उठाकर दाजुन उसकी राइट साइड पे ही अटैक करता है। वो बेल्ट से गैब्रियल के राइट हैंड को जकड़ लेता है और सीधा उसकी नाक पर एक स्ट्रेट पंच मार देता है। गैब्रियल घुटनों पे आ चुका था। दाजुन उसे कहता है कि अबे साले, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब कहाँ गई तेरी सारी हेकड़ी। लगता है BDSM को ज्यादा ही भारी पड़ गया। ज्यादा हवा में मत उड़ चूसे। तुझे लगता है तू जीत गया? क्या तुझे सही में ऐसा लगा कि तूने जिन बंदों को यहाँ पर पीटा, मेरे पास उतने ही लोग हैं? मेरी ऑर्गेनाइजेशन के चुनिंदा खतरनाक लोग ऑलरेडी तेरी उस मोटेल तक पहुंच चुके होंगे, जो बिल्कुल सच बात होती है। एंड हम देखते हैं उन सभी के फेसेस को जो चुनिंदा खतरनाक कम और चूतिए ज्यादा लग रहे हैं। बोले तो गैब्रियल के गांडुओं की टोली। और ये लोग मोटेल के बाहर खड़े खड़े यही डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या हम लोग सच में बच्चों को पेलेंगे। उनका लीडर कहता है कि हमें ये करना तो पड़ेगा क्योंकि हमें ज्यादा पैसा मिल रहा है। इधर गैब्रियल दाजुन के सामने ये रिवील करता है कि जो लोग वहाँ पर पहुंचे हैं वो YNBN के प्रोफेशनल असासिन्स हैं। अच्छा ऐसा है, तब तो फिक्र की कोई बात ही नहीं है। हम देखते हैं कुछ टाइम पहले का सीन, जब मोटेल के अंदर ग्योम ने नीचे आके दाजुन से कहा था कि आखिर तू ये क्या रायता फैला रहा है। तभी उन लोगों ने ये प्लानिंग करके डिसाइड कर लिया था कि दाजुन सीधा YJ टावर में तोड़फोड़ मचाएगा और ग्योमबैक यहाँ पर सबको गार्ड करेगा। एंड इसी वजह से गैब्रियल के गांडुओं के सामने ग्योमबैक अभी अकेला खड़ा था। वो सभी गांडुओं से कहता है कि अंकल लोग, ये मोटेल पूरा फुल हो चुका है तो निकल लो यहाँ से। बट गांडू बिंग गांडूज उसको घूरने लगते हैं कि आखिर ये कैसा बच्चा है जिसने गले तक टैटू बनवा के रखे हैं। लेकिन अगले ही सेकंड उनका लीडर सीधा ग्योमबैक पर अटैक करने को टूट पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है YJ टावर के अंदर, जहाँ दाजुन गैब्रियल के सामने ये रिवील करता है कि तू अकेला नहीं है जो हेल से निकला है, बल्कि हमारे पास एक और महापुरुष है। और तभी हमें दिखाए जाते हैं ग्योमबैक के पास्ट के कुछ पैनल्स, द बॉय हु लिव्ड थ्रू हेल। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ग्योमबैक ने उन गांडुओं के लीडर का बस गला पकड़ के उसके मुंह से झाग निकलवा दिया था और बची कुची कसर उसने बस एक ही मुक्के में पूरी कर दी। तुम लोग मेरे परिवार को मारने आए हो, अपने थोबड़े देखे हैं कितने डरावने हैं, तो अब बताओ मुझे आखिर कितने लोगों को मारा है तुम लोगों ने अब तक। भाई ग्योम की बैक देखो, वो अपने शर्ट को उतार चुका है और हमें क्लोजअप में दिखाई जाती है डेविल इल्यूमिनाटी की रोती हुई आंख। और अपने ब्लड ब्लैक ऑरा के साथ ग्योमबैक उनको कहता है क्या मुझसे भी ज्यादा मारे हैं। मतलब ग्योमबैक दाजुन और बाकी लोगों की तरह कोई ऑर्डिनरी रनवे किड नहीं है। भाई कसम से जब जब ये बंदा किसी भी लफड़े में इन्वॉल्व होता है ना, पता नहीं क्यों उसके लिए रिस्पेक्ट अपने आप ही बढ़ जाती है। अभी हमें दिखाया जाता है छोटू ग्योमबैक का पास्ट और बैकग्राउंड में आती है उसके प्रेजेंट सेल्फ की आवाज। वो कहता है कि मेरे डैड एक डंप ट्रक के ड्राइवर थे और वही शुरुआत से उसका ख्याल रखते थे। मतलब ग्योमबैक की मॉम थी ही नहीं, बट
बट फिर भी छोटा ग्योमबैक अपनी इस लाइफ से खुश था। लेकिन सडनली एक दिन वो न्यूज में देखता है कि एक 40 साल का डंप ट्रक ड्राइवर जिसका नाम मिस्टर बैक था वो हिट एंड रन एक्सीडेंट करके फरार हो चुका है। और हाँ, ये मिस्टर बैक ही ग्योमबैक का फादर है। इसके तुरंत बाद मिस्टर बैक सीधा घर पहुंचते हैं। वो छोटे ग्योमबैक को कहते हैं कि जल्दी से अपना सामान समेट लो बेटा। फिर वो उसे एक इंटरनेशनल पोर्ट पर ले जाते हैं और उसको एक बोट के अंदर छुपने के लिए कहते हैं और रोते हुए उससे माफी भी मांगते हैं और ग्योमबैक को सेव करके वहाँ से निकल जाते हैं। वो बेचारा अपने फादर का ऑर्डर मानकर वहीं रुक गया था, लेकिन उनके जाने से वो भी चिल्ला रहा था। अगले सीन में हम समंदर में गोते खाती हुई उसी बोट को देखते हैं जिसमें ग्योमबैक छुपा हुआ था। बैकग्राउंड में अगेन वो कहता है कि तब मेरी उम्र सिर्फ 7 साल थी और बस उस छोटी सी उम्र में मुझे किसी विदेशी जमीन के अंदर फेंक दिया गया और सबसे ज्यादा दुख की बात ये थी कि इस बार मैं अकेला था। अब इस पॉइंट पर हमें ये बताया नहीं जाता कि ये कौन सी प्लेस है, लेकिन इतना तो साफ है कि यहाँ पर वायलेंस कुछ ज्यादा ही था, क्योंकि अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कुछ टेररिस्ट माफिया टाइप लोगों ने छोटे ग्योमबैक को काफी ज्यादा पीटा है और उस पूरी जगह को टेक ओवर कर लिया है। बट तभी कुछ अनयूजुअल होता है। जब ग्योमबैक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने 6-7 फीट लंबा एक जायंट बॉडी बिल्डर खड़ा है और उस अकेले बंदे ने उन माफिया कल्ट वालों को पेल दिया है। एंड शायद यही वो बंदा है जिसने ग्योमबैक को दुनिया में सरवाइव करना सिखाया। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर ग्योम गांडू गैंग के लीडर को फोड़ चुका था और बाकी के लोग उसे देखकर शॉक हो गए थे। क्या ये बंदा सच में कोई माइनर है कि नहीं? वो लोग अपने अपने हथियार निकाल कर तैयार हो जाते हैं और एक साथ ग्योमबैक पर टूट पड़ते हैं। वो एक ही सेकंड में चोटी मास्टर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये मुझे अपने पास्ट की याद दिला रहा है। एंड अगेन हम देखते हैं उस लंबे चौड़े बंदे को जिसको याद करके ग्योम चोटी मास्टर की आंखों में उंगली डाल देता है और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में उसका नाइफ भी छीन लेता है। एंड जब गांडू गैंग का दूसरा बंदा उस पर अटैक करने आता है तो वो काफी स्पीड में उसकी दोनों निप्पलों पर एक स्लैश मार देता है। वो बंदा दर्द के मारे वहीं पे गिर जाता है। एंड जो आखिरी टकलू बचा हुआ था उस पर ग्योम सामने से वार करता है और उसके खतरनाक 5 अटैक्स के चलते वो बंदा वहीं पे बेहोश हो जाता है। वो गुस्से में उन सभी से कहता है कि तुम लोग जानते नहीं हो मुझे यहाँ वापस आने में कितने कड़े फैसले लेने पड़े। उसके सामने बस वो गांडू गैंग का लीडर बचा हुआ था जिसकी ऑलरेडी फट के 4 हो चुकी थी। तो अगले सेकंड ग्योमबैक उसे भी मुक्ति दे देता है। इनको निपटाने के बाद वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर अब मैं इन लोगों से पीछा कैसे छुड़ाऊं। और भाई जरा इसके सीरियस फेस को देखो, हमने सच में ये इमेजिन भी नहीं किया था कि ये बंदा इतना खतरनाक होगा। यहाँ से सीन वापस से वाईजे टावर पर शिफ्ट होता है जिसके अंदर गैब्रियल और दाजुन लड़ रहे थे। तब गैब्रियल दाजुन पर अटैक करते हुए कहता है अगर तू ऐसे ही रिफ्यूज करता रहेगा तो परमपिता तुझसे नाराज होंगे, मर जा कुत्ते। दाजुन अगेन उसके नाइफ को बेल्ट का फंदा बना के पकड़ लेता है एंड गैब्रियल ये समझ जाता है कि ये बंदा सिर्फ ब्लॉक कर सकता है, ये मेरे हर एक अटैक से बचता हुआ सेम ट्रिक बार बार परफॉर्म कर रहा है। तभी वो तेजी से अपने नाइफ को दाजुन की तरफ ही पुश कर देता है जिससे वो बेल्ट भी कट जाती है और दाजुन के हाथ पर भी एक कट लग जाता है। यानी कि अब दाजुन की मुसीबत बढ़ चुकी थी, उसका ब्लड लॉस भी काफी ज्यादा हो रहा था। तभी वो काफी स्पीड में पीछे हटने लगता है तो गैब्रियल उसकी तरफ आगे बढ़ता है एंड अगेन काफी स्पीड में उस पर 3-4 कट्स और मार देता है। वो लिटरली दाजुन के सामने आ चुका था और अपना फाइनल अटैक परफॉर्म करने ही वाला था। तभी सडनली वो बीच में ही टेढ़ा हो जाता है। वो जो दाजुन का खून गिरा था ना, गैब्रियल उसी पर स्लिप कर गया एंड देन ब्रो रियलाइज कि ओ ये बच्चे ने ही जानबूझकर वहां अपना खून गिराया और फिर वो पीछे हट गया ताकि मेरा मोमेंटम बिगड़ जाए। मौका मिलते ही दाजुन बेल्ट को अपनी फीस्ट के ऊपर टाइट करता है और गैब्रियल की ठुड्डी पर एक जोरदार तनतनाता मुक्का दे मारता है। अब तू जाएगा अपने परम पिता के पास। और हाँ, वो चला गया, उसकी आंखें सफेद पड़ गई, मत्थे पे क्रॉस आ गया एंड इट्स ओवर नाउ। उसके अलावा बिल्डिंग के अंदर एज सच कोई फाइटर बचा ही नहीं होता तो दाजुन सीधा जाता है टॉप फ्लोर पर और वहाँ का दरवाजा खोल के अंदर जाते ही उसके सामने होते हैं उंगली भाई। वो बिना मोड़े दाजुन को कहता है आई गेस मेरे वो बंदे उन पैसों के लायक नहीं थे जो मैं उनको देने वाला था। मैंने सोचा नहीं था कि एक कीड़ा मुझ तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ लेगा। क्या तू जानता है कि तुझसे पहले जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं उनके साथ क्या हुआ? उंगली भाई ने जिस मक्खी को पकड़ा था वो उसे एक कार्निवोरस प्लांट को फीड कर देते हैं। यानी कि वो कहना चाहता है कि दाजुन का भी यही हाल होगा। तू बस एक बच्चा है जो अभी अभी इस दुनिया में आया है। क्या सच में तू वो घिनौने काम देखना चाहता है? वो शर्ट उतारते हुए दाजुन को कहता है कि मैं इस पूरे डिपार्टमेंट का करता धरता हूँ। एंड भाई औरत तो ऐसे फार्म कर रहा है जैसे बहुत बड़ी तोप हो, लेकिन उसके कुपोषण वाले 6 पैक हमें साफ नजर आ रहे थे। दाजुन उसे कहता है कि तूने शुरुआत की थी मेरे फैमिली से पंगा लेने की।
मेरे लिए ये चीज मायने नहीं रखती। मैंने इस अबेंडन बिल्डिंग को सहारा दिया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, अब उनने वो सारे गंदे काम किए जो जरूरी थे, और मैंने खुद से ही ये विशाल बगीचे को बनाया जिसकी हिमायत मैं ही करता आया हूँ। तो मैं हर उस कीड़े को खत्म कर दूंगा जो मेरे बागीचे को बर्बाद करने आया है। दाजुन भी लाइक कि अबे तेरे बाप के बगीचे की तो ऐसी की तैसी। और तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ फ्लोर पर वही बैंडेज पड़ी है जो उसने पिछली रात उस लड़की को दी थी। दाजुन ये समझ जाता है कि इस बंदे ने उस लड़की के साथ कुछ गलत किया होगा। उंगली भाई थोड़ी सी शानी गांड बनते हुए कहते हैं कि अभी वो लड़की पेट भर के मार खा चुकी है और वेटिंग रूम के फ्लोर पे पड़ी हुई होगी। क्या तू उसे रेस्क्यू करने आया है? तो मेरे पास से ये चाबियों का गुच्छा छीन के बता। दाजुन उसकी तरफ बढ़ रहा था, बट स्टिल वो ऑरा फार्मिंग ही कर रहे थे कि तू मेरे बंदों को हरा सकता है लेकिन मेरे को नहीं, क्योंकि मैं उनके जैसा सॉफ्ट ही नहीं है। बट तभी हम उसके चेहरे के सामने दाजुन का पैर आता हुआ देख सकते हैं, और बस दाजुन की एक ही लात के अंदर उंगली भाई उड़ते हुए अपने सारे पौधों पर जाके गिरते हैं। मैं अपना वक्त तुझ जैसे फालतू लोगों पे बर्बाद करना नहीं चाहता। साले बक बक करके दिमाग का बाजीवाला कर दिया। दाजुन इजीली उसके चाबियों के गुच्छे को उठा लेता है और यही फिगर आउट करने लगता है कि आखिर वो वेटिंग रूम कहाँ पर होगा। और एग्जैक्ट उसी मोमेंट पर उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। उसे पिक करते ही सामने से कोई उसके हालचाल पूछता है। आखिर तू कैसा है दाजुन? मैं आज भी तुझसे नाराज हूँ क्योंकि उस रात तू बिना हाई हेलो किए ही निकल गया। वेल ये बंदा है युशियांगशिन जो इनडायरेक्टली दाजुन और उसकी गैंग पर नजर बनाए हुए है। उसके पास दाजुन का नंबर भी है और वो जान भी गया होगा कि वो और उसकी गैंग गैंगबक में है। दाजुन उसकी आवाज सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अगले सीन में हमें दिखाई जाती है वही मोटेल जहाँ पर दाजुन गैंग रुकी हुई थी, बट युनडोंग जागकर बाहर आ गया था। ग्योमबेक को भी बाहर देखकर वो उससे पूछने लगा कि आखिर दाजुन भाई कहाँ पर गए। ग्योम बहाना मार देता है कि होगा कहीं पे अपने काम से गया होगा यार। एंड इधर साइड पे हम देखते हैं कि उसने गांडू गैंग को ऐसे कचरे के अंदर पूरा फेंक दिया है, एंड इसकी भनक किसी को ना लगे तो वो युनडोंग को धक्का मार के वापस से अंदर धकेल देता है कि जा बच्चे तेरे को सोने की जरूरत है अभी। लेकिन उसके अपने मन में भी सवाल यही था कि दाजुन ने अपना काम खत्म किया होगा कि नहीं। वेल दाजुन काम तो खत्म कर चुका था, लेकिन फोन पर उसकी बात चल रही थी युशियांग से। वो उसे क्लियरली ये बता देता है कि मैं जानता हूँ तू गैंगनम छोड़ के भाग गया है दाजुन, लेकिन क्या सच में तू मेरे पीछे ही नहीं था? मैं काफी ज्यादा निराश हुआ, मुझे लगा मैं तुझे देख पाऊंगा। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर साले कि तुझे बची कुछ सांसें कुछ ज्यादा मिल रही है, वरना हाँ जितना भौंकना है उतना भौंक ले। बट क्या तू जानता है मैं कहाँ पर हूँ? हांगिल जो का फार्म। सच में क्या घटिया जगह है, साला सोच कर घिन आती है कि आखिर तुम सब लोग यहाँ पर रहते कैसे होंगे। और सबसे खास बात दाजुन, तो अगर मुझे देखना चाहता है तो तुझे जल्दी करनी होगी क्योंकि मैं कोरिया छोड़ के जा रहा हूँ। ये बात सुन के दाजुन काफी ज्यादा शॉक था, लेकिन युशियांग उसे कहता है कि हम लोग कोई बहुत बड़ी चीज प्लान कर रहे हैं ताकि उनका बिजनेस ओवरसीज में काफी ज्यादा फैले। तो समझ गया ना आखिर हमारे लेवल में कितना ज्यादा फर्क है। तो टाइम बर्बाद मत कर लाले, मैं हांगिल के चूजे को उसके पास ही पहुंचाना चाहता हूँ अपने हाथों से। तो छुपन छुपाई खेलना बंद कर युशियांग, तेरे पास कोरिया छोड़ने का बस एक ही रास्ता है, मौत, और उस रास्ते पर मैं ही तुझे पहुंचाऊंगा। और इतना बोल के दाजुन कॉल को कट कर देता है एंड युशियांग लिटिल बिट इम्प्रेस। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है मामू, और दाजुन भाई अपनी पूरी गैंग को वाईजे टावर के बाहर लाया है। एंड देन वो उन सब के सामने ये रिवील करता है कि आज से ये हमारा घर है। युनडोंग उससे पूछता है कि दाजुन भाई आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। हम देखते हैं पिछली रात का सीन जब दाजुन उन सारी लकड़ियों को रेस्क्यू कर चुका था और वो सभी उसको थैंक यू कह रही थी क्योंकि उसी की हेल्प की बदौलत वो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन से बच पाए। दाजुन उन सबको खुद का ख्याल रखने को कहता है और साथ ही ये एडवाइस भी देता है कि ऐसे कामों में कभी इन्वॉल्व हो ही मत, इससे अच्छा तो इंस्टा की रील पे मुजरा कर लो। वो लड़की दाजुन से इम्प्रेस होकर वही सारी बैंडेजेस उसको लगाने लगती है जो दाजुन ने ही उसको खरीद के दी थी। ग्योमबेक तुरंत ही बीच में आके कहता है कि हाँ चलो अब हो गया निकलो, और तभी वो दाजुन को बताता है कि जो सारा लफड़ा उस मोटेल पे हुआ वो वहाँ की ओनर और रिसेप्शनिस्ट को पता चल गया और उन लोगों ने क्लियर हमको ये कह दिया है कि हमें वो जगह भी छोड़नी होगी। तब दाजुन वाईजे टावर की बिल्डिंग को देखते हुए कहता है कि मैं ऑलरेडी कुछ फिगर आउट कर चुका हूँ। एंड देन वही लड़की ये रिवील करती है कि इस बिल्डिंग का असली मालिक पहले से ही गायब हो गया है। उंगली भाई ने गैर कानूनी घुसपैठ करके इस पूरी जगह पर कब्जा कर रखा था। अगले सीन में दाजुन वापस से बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जाता है जहां उंगली भाई रेस्ट इन पुसी हो चुके थे। दाजुन उंगली भाई को उसके इलीगल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ब्लैकमेल करता है
कि बुड्ढे तेरे पास बस दो रास्ते हैं, या तो मैं ये डॉक्यूमेंट्स लीगली पुलिस को दे दूं और तुझे हमेशा के लिए जेल भेज दूं, या फिर तू चुपचाप यहाँ से कल्टी मार ले और भूल जा कि हमारे बीच में कोई लफड़ा वगैरह हुआ था। सो ऑब्वियसली उंगली भाई कानून के हाथ वाली उंगली अपने अंदर लेना नहीं चाहते, तो वो यहाँ से फक ऑफ हो जाते हैं और दाजुन को ये पूरी बिल्डिंग अपनी गैंग के लिए मिल जाती है। हम देखते हैं कि बिल्डिंग के अंदर घुसते ही वो लोग पार्टी करना शुरू कर देते हैं। कुछ बंदों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी साफ सुथरी फर्नीचर वाली जगह में अब से वो लोग रहेंगे, एंड कुछ लौंडे तो लिटरली वहाँ पे भगना ही शुरू कर देते हैं। ऊपर मीटिंग रूम के अंदर ग्योम्बैक और दाजुन सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे कि यूशोंग बहुत जल्द कोरिया छोड़कर जाने वाला है। तो ग्योम्बैक कहता है कि हमें काफी तेजी से खुद को ग्रो करना होगा, तो हमारे पास बस एक ही चॉइस है। दाजुन, क्या तुमने गैंगबक के 4 किंग्स के बारे में सुना है? एंड हमें झलक मिलती है उन चारों किंग्स की जो पूरे गैंगबक को रूल करते हैं। ग्योम्बैक कहता है कि उन चारों के 4 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब वो लोग हैंगवांग की टक्कर के हैं। उन चारों के पास सेम अमाउंट ऑफ पावर है जितनी की करंट हैंगवांग के पास है। अगर वो चारों किंग्स हमारी साइड आ जाते हैं तो हम एटलीस्ट हैंगवांग का सामना कर सके उतने कैपेबल बन जाएंगे। दाजुन उनका ठिकाना पूछता है कि आखिर वो लोग अभी कहाँ पर होंगे। एक शांति प्रस्ताव के लिए वो चारों किंग्स आज एक मीटिंग में मिलने वाले हैं। सो दाजुन कहता है कि तो फिर हम भी जाएंगे मीटिंग में। ग्योम भी लाइक, औकात मेरे भड़वे, वो बस उन 4 किंग्स की मीटिंग है, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम बिन बुलाए वहाँ पर नहीं जा सकते। दाजुन कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं गैंगबक में आया है तो मैं वहाँ पे जाएगा। लेकिन स्टिल ग्योम्बैक दाजुन के डिसीजन पर उतना श्योर नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं एक बड़ी सी मीट मार्केट को, और उसकी एक बड़ी सी शॉप के अंदर जोरों शोरों से काम चल रहा था और कुछ बंदे उस मीट को एंजॉय करते हुए वहाँ पीछे 3 पत्ती खेल रहे थे। एंड हाँ, यही है वो 4 किंग्स जो पूरे गैंगबक को चलाते हैं। अभी उनकी शांति वाली ये एक्सचेंज मीटिंग ही चल रही थी। ये है पहला किंग म्योल पार्क, जिसको जीतने के लिए रानी का पत्ता चाहिए, लेकिन वो किसी और के पास खुलता है। यह है दूसरा किंग, नाम है शियान वांग, रानी उसकी खुली है, यानी कि म्योल पार्क की एक प्रॉपर्टी उसकी हुई। तभी हम देखते हैं एक लुल्ली पॉप को, जो होती है इस तीसरे किंग की, नाम है वॉन बिन किम। लेकिन चौथा किंग सबसे ज्यादा शांत था, उसके होठों पर जिप का स्टिकर बना हुआ था और नाम है श्योंग रोकना। उन सभी को जीतता हुआ देखकर म्योल पार्क एक वेटर की गुद्दी पकड़ के कहता है कि देख यहाँ पर कीड़ा है साले, एंड अगले ही सेकंड उसे टेबल पर पटक के वो पूरी गेम को ही तहस नहस कर देता है। क्योंकि भाई को हार ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो गेम ही बंद करवा दी। तो शियांग उसकी टी शर्ट पकड़ के कहता है, म्यूयोल, क्या तू खुद को दाव पे लगाना चाहता है? एंड हाँ, उसकी ये हरकत से म्यूयोल भी तैयार हो जाता है। उन दोनों के बीच में लफड़ा स्टार्ट होने ही वाला था। तभी हम देखते हैं कि उस शॉप का दरवाजा उड़ता हुआ आता है और सीधा वो पहले किंग म्यूयोल पार्क पर गिर जाता है। एक बार को वो चारों किंग काफी ज्यादा चौंक गए थे कि आखिर ये दया दरवाजा तोड़ वाली एंट्री किसने मारी है, जिससे उनका पार्टनर पूरे तरीके से बिछ गया। ये दरवाजा अंदर से बंद था। वेल ये है हमारे दाजुन भाई, जो आते ही उन सबसे कहते हैं, गैंगबक के 4 किंग्स तुम ही लोग हो ना। एंड इसी के साथ ये पूरा आर्क यहीं पर एंड होता है। अब स्टोरी के हिसाब से आपको ऐसा लगा होगा कि इसमें तो कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई, बट ट्रस्ट मी गाइज, इस आर्क में दिखाई गई हर एक चीज फ्यूचर चैप्टर्स के लिए एक मजबूत बेस का काम करेगी। ग्योम्बैक का पास्ट, दाजुन का गैंगबक के किंग्स के साथ होने वाला अलायंस, और सबसे खास पूरी दाजुन गैंग का हाइड आउट द वाईजे टावर काफी लंबे चौड़े टाइम के लिए दिखता ही रहने वाला है।